दोस्तों, इस्राएल के गैर कानूनी कब्जे वाले शहर यरूशलेम में घुसकर 2 फिलिस्तीनी जवानों ने ऐसा हमला किया है जिसके बाद पूरे यहूदी देश में दहशत फैल गई है। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत और घायल हुए हैं। बताएंगे क्या है पूरी खबर और इस घटना पर हमास ने क्या प्रतिक्रिया दी, सब कुछ बताएंगे। इनके अलावा इसी दिन गाजा पट्टी में 4 सैनिकों को अल कस्साम ब्रिगेड ने ढेर कर दिया है और साथ में गाजा सिटी में प्रतिरोध ने 6 इजरायली जासूस को फांसी की सजा दी। आखिर क्या है उस पर आरोप। इनके अलावा जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, अब वही हाल नेपाल में हो रहा है। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए हैं और सेना फायरिंग शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। और आखिर में आपको बताएंगे गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से ज़रूरी मांग की है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 8 सितंबर इस्राएल के लिए काला दिन साबित हुआ। पहले यरूशलेम में हमला हुआ जिसमें 6 यहूदियों की मौत हो गई। इनके अलावा गाजा पट्टी में इसी दिन 4 सैनिक मारे गए। मतलब एक साथ इस्राएल को 2 बड़ा झटका लगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यरूशलेम की। दरअसल इस्राएल के गैर कानूनी कब्जे वाले शहर यरूशलेम के एक सेंट्रल बस स्टेशन में फायरिंग हुई जिसमें 6 इस्राएली मारे गए और 15 से ज़्यादा घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब स्टेशन यात्रियों से भरा पड़ा था। इस्राएली पुलिस का कहना है कि ये फायरिंग पूर्वी यरूशलेम के एक बड़े बस टर्मिनल पर हुई। हमलावर पहले एक बस में चढ़े और वहां गोलियां बरसाई, फिर बाहर निकलकर स्टेशन और आसपास मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा इलाका अचानक गोलियों की आवाज़ से दहशत में आ गया। पुलिस के मुताबिक ये हमला 2 फिलिस्तीनी युवकों ने किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे गोलीबारी के बाद लोगों में भगदड़ मच गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अल जजीरा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक दोनों हमलावर वेस्ट बैंक के रामल्ला इलाके की एक गांव से आए थे। यानी हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया। इस हमले में 6 इस्राएली मौके पर मारे गए और 15 लोग घायल हुए। इनमें से 6 की हालत बेहद नाजुक है। मतलब आगे मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। ज़्यादातर लोग बस स्टेशन पर ही गोलीबारी का शिकार बने। पुलिस का कहना है कि दोनों हमलावर वहीं मार गिराया गए। हमले के बाद पूरे यरूशलेम को सील कर दिया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में 4 नई बटालियन तैनात कर दी ताकि आगे और हमले ना हो। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध वस्तु की भी जांच की और शक जताया कि वहां बम या विस्फोटक भी हो सकते थे। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, इस हमले में शामिल हर शख्स और उनके मददगारों को खोजकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुरक्षा इंतजाम और सख्त करने का भी ऐलान किया। नेतन्याहू ने अपनी कोर्ट की सुनवाई भी कैंसिल कर दी और सेना पुलिस के साथ आपात बैठक की। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर भी वहां पहुंचे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हर इजरायली को हर वक्त हथियार साथ रखना चाहिए। दूसरी तरफ हमास, इस्लामिक जिहाद और कई फिलिस्तीनी गुटों ने इस हमले का स्वागत किया। उन्होंने इसे इजरायल के अपराधों का फितरती जवाब बताया। उनका कहना है कि गाजा और वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है उसी का यह नतीजा है। दोस्तों, यरूशलेम में इससे पहले अप्रैल 2025 में ऐसा ही हमला हुआ था जब एक फिलिस्तीनी युवक ने चाकू से कई इजरायलियों को घायल किया था। दोस्तों, यरूशलेम का यह हमला उस समय हुआ है जब वेस्ट बैंक में लगातार तनाव बढ़ रहा है और गाजा में इजरायल की क्रूरता जारी है। ऐसे में इजरायल के अंदर इस बात को लेकर दहशत है कि आगे और भी इस तरह का हमला हो सकता है। यही नहीं, ये तो रहा यरूशलेम का हाल। अब बात करते हैं गाजा के अंदर की। दोस्तों, गाजा में इजरायली सैनिकों को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार सुबह उत्तरी गाजा में एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें इजरायल के 4 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला गाजा के जबालिया इलाके में हुआ। सुबह करीब 5 बजे फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने एक इजरायली टैंक को निशाना बनाया। रिपोर्ट से कहती है कि पहले टैंक के क्रू पर धमाका किया गया और फिर टैंक कमांडर पर फायरिंग भी की गई। इस ऑपरेशन में टैंक पूरी तरह जलकर खाक हो गया और उसके अंदर मौजूद सभी सैनिक मारे गए। मीडिया का कहना है कि यह हमला उस समय हुआ जब इजरायल अपनी बड़ी सैन्य योजना अराबात गिदोन 2 के तहत गाजा सिटी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। इजरायल की सेना इस समय गाजा सिटी में भारी तबाही मचाने में लगी। यहाँ बची हुई बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया जा रहा है
ताकि लोगों को जबरन बेदखल किया जा सके। दूसरी तरफ कस्साम ब्रिगेड ने जवाबी कार्रवाई के तहत असाए मूसा यानी मूसा की लाठी नाम की नई ऑपरेशन सीरीज शुरू की है। पिछले कुछ दिनों में कस्साम ने कई टैंकों, वाहनों और इजरायली सैनिकों के जमावड़ों को निशाना बनाया है, खासकर गाजा सिटी के जैतून इलाके और उत्तरी गाजा के जबालिया में। यानी नाम के साथ हमास के ऑपरेशन में काम भी देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को प्रतिरोध के एक सीनियर सुरक्षा अधिकारी ने ऐलान किया कि इजरायल के लिए जासूसी करने वाले 6 लोगों को गाजा सिटी में फांसी दे दी गई है। अल मस्द सिक्योरिटी वेबसाइट से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, रविवार दोपहर को प्रतिरोध ने 6 एजेंट को सजाए मौत दी। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इंसान प्रतिरोध और उसके बहादुर लोगों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा, उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। इससे पहले प्रतिरोध सुरक्षा तंत्र ने जनता को चेतावनी दी थी कि मदद बांटने वाली जगहों और उन इलाकों से दूर रहें जहां इजरायली सेना की गतिविधियां चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि इजरायली सेना इन जगहों का इस्तेमाल करती है जासूसों से मिलने, नागरिकों और लड़ाकों का अपहरण करने या फिर स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई को कवर देने और नए जासूस भर्ती करने के लिए। आधिकारिक बयान में फिर दोहराया गया कि नागरिक इन इलाकों के पास बिल्कुल ना जाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब पड़ोसी नेपाल में भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सेम वही संसद में घुसकर हमला और पूरे देश में बवाल शुरू हो गया है। दोस्तों, नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। ANI के मुताबिक नेपाल पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। 200 से ज़्यादा युवा घायल भी हुए हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई जिन जेड यानी 18 से 30 साल के युवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज़्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह संसद भवन के परिसर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्मों ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए मंत्रालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया था। यह समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने रविवार को जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला द्वितीय से एक तुरंत मदद मांगी है। मंत्रालय ने राजा से गुजारिश की है कि वो गाजा पट्टी में जॉर्डन के फील्ड हॉस्पिटल को फिर से एक्टिव करें, क्योंकि इजरायल की जारी जंग और तबाही के बीच गाजा का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह ढह चुका है। अपने बयान में मंत्रालय ने जॉर्डन के राजा का शुक्रिया और आभार भी जताया और याद दिलाया कि 2009 में किंग अब्दुल्ला ने गाजा में जॉर्डन का फील्ड हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया था। मंत्रालय ने कहा कि गाजा सिटी के फील्ड हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई महीनों से यहाँ कोई केस भर्ती नहीं किया गया है, जबकि हर एक अस्पताल का बेड इस समय बेहद कीमती है। बयान में चेतावनी दी गई कि दक्षिणी गाजा के खान यूनुस इलाके के अस्पतालों पर ज़बरदस्त दबाव है। वहाँ का जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल सिर्फ 17 बेड तक सिमट गया है, जबकि पास ही मौजूद नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में करीब 1000 मरीज इलाज के लिए जूझ रहे हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि करीब 2 साल से लगातार इजरायल की बमबारी, नाकेबंदी और अकाल ने हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब अस्पतालों के पास दवाइयाँ, फ्यूल और मेडिकल उपकरण बेहद कम बच गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली जंग में लगभग 64,400 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।